हमारा अतीत भाग 2 के 7वें पाठ जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि राज्यों के उत्थान और पतन की उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी और एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बीच सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हो रहे थे। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज जो है वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, लेकिन इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का जो फासला था वो बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, लेकिन इसमें दूसरे तरह के समाज भी उस समय थे और उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ जो थी शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे और अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती, और जनजाति कुछ जो थे संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली और ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता, लेकिन फिर भी इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को और अपनी अलहदा संस्कृति, एक अलग संस्कृति जो थी उसको बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी अलग किस्मों की ज़रूरत को लेकर एक दूसरे पर निर्भर भी रहे और इनमें टकराव और निर्भरता यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी थे। तो इन संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजाति लोग कौन थे? समकालीन उस समय के जो इतिहासकार थे और मुसाफिर थे उन्होंने इनके बारे में बहुत कम जानकारी दी, लेकिन कुछ बातों को छोड़ दें। अपवाद यानी कि किसी बात के जो विपरीत भी बात होती है तो उसको अपवाद बोलते हैं। जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक यानी मौखिक जो उनकी परंपराएं थी उनका वो संरक्षण करते थे और हर नई पीढ़ी को विरासत में ये मिलती थी। आज के इतिहासकार इनका इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए गए और किसी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी और यहाँ के जो गख्खर लोग थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरहुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। कुल क्या है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह जो कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो हमारा उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये है। तो यहाँ कोई बलूची देखिए बलोच है और ये हमारा उत्तर पूर्व का इलाका है। यहाँ पे खासी, अहोम, नगा, मुंडा ये सब दिख रहे हैं। तो पश्चिमी हिमालय में गद्दी या गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। हिमाचल प्रदेश का इलाका है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं हुए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इसको अपने अधीनस्थ कर लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के इलाकों में रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी की समाप्ति तक उनमें से कई लोग जो थे एक जगह बस
कर खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खाना बदोश और घुमंतु लोग। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर तक घूमते। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, यानी दूध से जो बनने वाले या जानवरों से प्राप्त होने वाली चीज़ें जो होती हैं वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय यानी सामान की अदला बदली भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे, पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ यानी जानवरों के समूह और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक लिखा है, नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह जो होते थे अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं हैं जो भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है और उसके बाद मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों, जब लड़ाई वगैरह होती थी, के दौरान वो मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। और 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। तो इनके बारे में पूरा बताता है कि ये पूरे परिवार के साथ चलते थे और उनके साथ उनके बैल होते थे और या फिर वो भाड़े पर जानवर भी ले लेते थे कभी कभी और जगह जगह सामान लेकर वो चलते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले भी की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में घूमती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग जो भिक्षा मांगते वो भी घुमंतु सौदागर का काम करते थे। नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन भी जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। देखिए कहाँ इसका बना है, कांस्य, मगरमच्छ, कुटिया, गोंड जनजाति ने बनाया है। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, जैसे जो अपने अपने विषय में होशियार, कला में विशिष्टता रखते थे, विशेषज्ञता रखते थे। सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श एक वर्णन दिया है इन्होंने ये। तो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकतों में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी बढ़ावा हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल जो थे राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के बदलाव हुए। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा यानी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में भी जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई। तो सनातन हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊपर नीचे या ऊंच नीच गरीबी होती है तो इन्होंने उसको नहीं स्वीकारा। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। अब है नज़दीक श्रीनगर गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो स्थानांतरित कृषि ये है, झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता, उसकी राख में फसल बो देती थी और बाद में फिर दूसरी जगह करते थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय
कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास लेख जो है अकबरनामा, उसमें उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 17,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः तो ये है एक गोंडवाना का नक्शा, सूबा सीमा है और ये सरकार। तो 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर होते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया, उनकी हार हुई और समर्पण करने की बजाय मर जाना उन्होंने बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये दे रखा है एक नक्काशी दरवाजा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो ये एक शिल्पकारी का दस्तकारी का एक नमूना है। गढ़कटंगा एक बहुत समृद्ध राज्य था। ऐसा हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। मुगलों ने गोंडों को हराया तो लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत से हथिया लिए। राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में वो कमज़ोर हो गए और शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब है अहोम। अहोम जो है ये इधर है, अहोम इधर, ये अरुणाचल प्रदेश और ये इधर असम के इलाके में, मिजोरम इधर सब ये। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गए। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया और वो एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही उन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने उन पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद उनकी पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण बहुत समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाना ही बेगार कहलाता है, तो बिना पैसों के जाता था, वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को, ये कान के आभूषण है, कबोई नागा जनजाति मणिपुर, तो उनको स्थानांतरित किया गया, एक स्थान से दूसरे को भेजा गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी पहला आधा हिस्सा पूरे होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे। बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में भी वो जुटे रहते थे, और वो लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार नज़दीक के क्षेत्रों से आए। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक किसी वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने अपने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, कुल मिलाकर जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में ही आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया अपनाई। अनुकूलन यानी कि उसको ग्रहण करना और बदलाव होना। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। बाद में उनमें कई जाति आधारित समाज में शामिल हुए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था, सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया, मना कर दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की।
इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, इसलिए इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्षों की स्थिति में ला खड़ा किया। ये है मंगोलिया, देखिए चीन है, सॉरी तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर चीन है और चीन के ऊपर ये मंगोलिया का इलाका है। तो मंगोल जो थे वो मंगोलिया से ही आए और इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक बहुत बड़े प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। अब आपके प्रश्न हैं कुछ, मेल बैठाओ, फिर रिक्त स्थानों की पूर्तियां हैं ये। फिर सही या गलत बताएं। आइए समझें। आइए विचार करें। तो इस तरह से पाठ पूरा होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।